सोचिए, अगर आप और आपके दोस्त एक सुनसान हवेली में फंस जाएं और आपको पता चले कि आप एक गेम के अंदर हैं। बाहर निकलने के लिए आपको पूरे घर में बिखरी हुई कई चीजें इकट्ठी करनी होंगी और साथ ही एक ऐसे नीले राक्षस डेमन से भी बचना होगा जो इंसानों को खाता है। आज हम 2014 की लाइव एक्शन फिल्म आओ ओनी और 2015 की आओ ओनी वर्जन 2.0 की कहानी का रिकैप करेंगे। अन्ना एक हाई स्कूल की छात्रा है जिसने हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में अपने भाई नाओकी को खो दिया है। पुलिस अभी भी जांच कर रही है कि यह एक दुर्घटना थी या आत्महत्या, लेकिन अन्ना को सच्चाई का अंदाजा पहले से है। सड़क पर चलते हुए वह अपनी क्लास के नए छात्र शुन को देखती है जिसे उसके 2 क्लासमेट्स परेशान कर रहे होते हैं। बाद में अन्ना एक झील के किनारे शुन के पास जाती है। शुन उसे एक कंप्यूटर गेम दिखाता है जिसे वह खुद बना रहा है। गेम खेलने के बाद अन्ना उसके हाथ पर एक चोट का निशान देखती है और उसका हालचाल पूछती है। शुन कहता है कि वह ठीक है और अन्ना उससे कहती है कि जब भी जरूरत हो वह उससे बात कर सकता है। चूंकि शून शहर में नया है इसलिए अन्ना उसे शहर घुमाने का ऑफर भी देती है। जब अन्ना उसे 7 घर चलने के लिए कहती है तो शून उसे आगे बढ़ने को कहता है क्योंकि उसे गेम के शेड्यूल में कुछ बदलाव करने हैं। अन्ना के जाने के कुछ ही मिनटों बाद टाकिरो नाम का एक गुंडा शून को परेशान करने आ जाता है। शून वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन टाकिरो उसे नीचे गिरा देता है और उसका कंप्यूटर छीन लेता है। शून किसी तरह अपना कंप्यूटर वापस ले लेता है लेकिन टाकिरो को उसका यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता। कुछ घंटों बाद दोनों जंगल से गुजर रहे होते हैं और टाकिरो एक ठेले पर कार्डबोर्ड का डिब्बा ले जा रहा होता है। उसके 2 दोस्त ताकेशी और मीका एक सुनसान बाल सुधार गृह रिफॉर्म स्कूल के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे जहां टाकिरो उस डिब्बे को छुपाना चाहता था। वे सब उस जगह के अंदर घुस जाते हैं और शून भी उनके साथ जाता है। अन्ना भी कुछ देर बाद वहां पहुंचती है और चुपके से उनका पीछा करती है। अंदर जाने से पहले उनकी मुलाकात हिरोशी से होती है। हिरोशी वहां तितलियों के रूपांतरण मेटामॉर्फोसिस पर रिसर्च करने आया था। भले ही वह थोड़ा अजीब है लेकिन उसे कीड़े मकोड़ों से गहरा लगाव है। जब वे बात कर रहे होते हैं तभी इमारत का मुख्य दरवाजा खुलता है और टाकिरो डिब्बा लेकर अंदर जाता है। वह मीका को डिब्बा ठिकाने लगाने में मदद के लिए बुलाता है और दूसरों को बाहर इंतजार करने को कहता है, लेकिन हिरोशी बहुत उत्सुक है और जांच करने के लिए अंदर चला जाता है। बाहर से एक आवाज सुनकर ताकेशी दरवाजा बंद कर देता है और फिर वह और शून्य अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए अंदर चले जाते हैं। इसके तुरंत बाद अन्ना भी आती है और इमारत में घुस जाती है। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और सभी के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है जबकि उस जगह पर कोई सिग्नल नहीं था। ताकेशी फोन उठाता है लेकिन कोई आवाज नहीं आती। अन्ना बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। शुन और ताकेशी एक कमरे में होते हैं जब उन्हें गलियारे में एक आवाज सुनाई देती है। ताकेशी अपनी टॉर्च जलाकर देखने जाता है। इस बीच शून्य से मेज पर रखा फूलों का गमला गिर जाता है जिससे ताकेशी डर जाता है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन अन्ना उसे बताती है कि बाहर निकलना नामुमकिन है। शून्य उसके पीछे भागता है और उसका नाम चिल्लाता है जिससे डरकर ताकेशी दूसरी मंजिल पर भाग जाता है। अपनी सहेली अन्ना से मिलने पर शून्य उसे वहां से चले जाने को कहता है क्योंकि उसे कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हो रहा था, लेकिन चूंकि वे फंस चुके थे वे बाकी छात्रों को ढूंढने का फैसला करते हैं ताकि मिलकर बाहर निकलने का प्लान बना सकें। दूसरी तरफ जांच करते हुए हिरोशी को एक टूटा हुआ बर्तन मिलता है जो लार सलेवा से भरा था। इससे वह चिंतित हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यहाँ हाल ही में कोई या कुछ था। इस बीच मीका और टाकिरो एक कालीन वाले कमरे में पहुंचते हैं जहाँ बेसमेंट का रास्ता था। टाकिरो सीढ़ियों से नीचे जाता है और मीका ऊपर उसका इंतजार करती है। तभी उसे बाहर एक आवाज सुनाई देती है और वह देखने जाती है। एक कमरे में पहुंचकर वह देखती है कि एक खिड़की लकड़ी की पट्टियों से बंद है। जब वह झांक कर देखती है तो डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। एक नीला डरावना राक्षस उसे देख रहा था। मीका वहां से भागकर एक स्टोर रूम में छिप जाती है जहां हिरोशी उसे ढूंढ लेता है। वह उसे बताती है कि उसने एक मॉन्स्टर देखा है और दोनों मिलकर दूसरे कमरे में जाते हैं। वहां उन्हें एक अलमारी मिलती है और दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि ताकेशी पूरे समय उसी में छिपा हुआ था। ताकेशी शिकायत करने लगता है कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है और यह सब टाकिरो की गलती है। मीका उसे टोकती है और कहती है कि अगर उसने इस बारे में बात की तो टाकिरो उसे मार डालेगा। हिरोशी ताकेशी को अलमारी से बाहर आने और रास्ता खोजने में मदद करने को कहता है, लेकिन डरपोक ताकेशी तब तक वहीं रहने की बात करता है जब तक उसके माता पिता उसे ढूंढते हुए न आ जाएं। हिरोशी वादा करता है कि बाहर निकलते ही वे उसके माता पिता को बता देंगे। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलते हैं उन्हें अन्ना और शुन मिलते हैं। वे सब टाकिरो को ढूंढने निकलते हैं। तभी ताकेशी के फोन पर फिर से कॉल आती है। ताकेशी को लगता है कि उसके माता पिता का फोन है। वह फोन उठाकर अपनी लोकेशन बताता है लेकिन कॉल कट जाती है। तभी उसे बाहर से टाकिरो की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रहा था। ताकेशी अलमारी का दरवाजा खोलता है लेकिन यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह टाकिरो नहीं बल्कि वही नीला राक्षस था। उसके दोस्त उसकी चीखें सुनकर बचाने दौड़ते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ताकेशी को कमरे के अंदर खींच लिया जाता है और राक्षस उसे जिंदा खा जाता है। जब आखिरकार दरवाजा खुलता है तो उन्हें सिर्फ अपने दोस्त के अवशेष मिलते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। दिक्कत यह थी कि मुख्य दरवाजे की चाबी टाकिरो के पास थी और सिर्फ मीका जानती थी कि वह कहाँ है।
अन्ना मीका से टाकिरो की लोकेशन बताने को कहती है, लेकिन मीका डर के मारे मना कर देती है। हिरोशी पूछता है कि वे क्या छुपा रहे हैं और उनके यहाँ आने का असली मकसद क्या है। डरी हुई मीका वहाँ से भाग जाती है और हिरोशी उसके पीछे जाता है। लाइब्रेरी में शून अन्ना से एक खास किताब खींचने को कहता है और खुद दूसरी किताब खींचता है। ऐसा करते ही एक नकली किताब नीचे गिरती है जिसके अंदर एक चाबी थी, ठीक वैसे ही जैसे शून ने अपने गेम में डिजाइन की थी। इस बीच मीका दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सही चाबी होने के बाद भी ताला नहीं खुलता। उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह चुपचाप छिप जाती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। हिरोशी मीका को आवाज देता है, लेकिन मीका चुप रहती है क्योंकि अगर वह बोली तो मॉन्स्टर उसे ढूंढ लेगा। लेकिन चुप रहने के बाद भी राक्षस उसे उसकी गंध से ढूंढ लेता है और पूरी तरह निगल जाता है। शून्य लाइब्रेरी से मिली चाबी का इस्तेमाल करके दूसरे कमरे का दरवाजा खोलता है और अगला सुराग ढूंढने लगता है। उसे एक गुप्त रास्ता मिलता है और दोनों पियानो वाले कमरे में पहुंचते हैं। अंदर जाते ही उन्हें मीका की आवाज सुनाई देती है जो शून्य को बुला रही थी। शून्य दरवाजा खोलने के लिए भागता है, लेकिन अन्ना उसे रोक देती है क्योंकि बुलाने वाली मीका नहीं थी। अन्ना कहती है कि मीका उसे कभी इस तरह नहीं बुलाएगी। शून्य उलझन में पड़ जाता है, लेकिन जल्द ही उनके सामने आ जाता है कि वह मीका नहीं बल्कि वही नीला राक्षस था। राक्षस दरवाजा तोड़ देता है और दोनों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। शून्य को एक संदूक की जंजीरें खोलकर अंदर से एक कपड़ा निकालना था जिससे पियानो को साफ किया जा सके, तभी वह स्टेप पूरा होता। ऐसा करने के बाद वे दूसरे कमरों की तरफ भागते हैं और अन्ना को मीका के अवशेष मिलते हैं। शून्य अन्ना से पूछता है कि उसे कैसे पता था कि मीका उसे नहीं बुलाएगी। अन्ना कहती है कि शून्य बिल्कुल उसके छोटे भाई जैसा दिखता है। वह बताती है कि उसके भाई को भी परेशान किया जाता था और जब भी वह पूछती थी तो वह सिर्फ मुस्कुराकर कह देता था कि सब ठीक है। तभी वहां हिरोशी आता है और अपनी दोस्त की लाश देखकर निराश हो जाता है, लेकिन अन्ना कहती है कि यहाँ से जिंदा निकलने का एक रास्ता है। पियानो साफ करने के बाद उन्हें तिजोरी का कोड मिलता है जहाँ दूसरी चाबी छिपी थी। इसके बाद तीनों टूल रूम की तरफ बढ़ते हैं जहाँ उन्हें कालीन हटाकर बेसमेंट का दरवाजा ढूंढना था। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि बेसमेंट पहले से ही खुला था। जैसे ही वे नीचे जाते हैं और हिरोशी लाइट जलाता है, टाकिरो लकड़ी के टुकड़े से उसके सिर पर वार कर देता है। हिरोशी बेहोश हो जाता है। टाकिरो उनसे पूछता है कि वे वहां क्या कर रहे हैं। अन्ना कहती है कि अगर टाकिरो उनके साथ नहीं निकला तो वह मारा जाएगा। वह यह भी कहती है कि टाकिरो मरने के ही लायक है क्योंकि उसी की वजह से उसके भाई ने आत्महत्या की थी और शून्य की मौत का जिम्मेदार भी वही है। यह सुनकर शून्य उस बक्से को खोलता है जिसे टाकिरो लाया था और अंदर उसे अपनी ही लाश मिलती है। उस पल शून्य को झील के किनारे की पूरी सच्चाई याद आती है। टाकिरो से अपना कंप्यूटर छीनने के बाद टाकिरो ने उसके सिर पर एक जोरदार वार किया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। शून्य को लग रहा था कि वह जिंदा है और केवल अन्ना ही उसकी आत्मा को देख पा रही थी। अब जब उसे सब याद आ गया था, शून्य गायब हो जाता है। टाकिरो कहता है कि अब जब अन्ना को सब पता चल गया है तो वह उसे जिंदा नहीं जाने देगा, लेकिन तभी वह नीला राक्षस वहां आ जाता है और टाकिरो को खा जाता है। अन्ना हिरोशी को जगाती है और वे दोनों भागते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ जाता है। सिर पर चोट लगने के कारण हिरोशी भाग नहीं पाता और अन्ना से अकेले भागने को कहता है। अपने दोस्त को भी मरते हुए देखकर अन्ना सुरक्षित जगह की तलाश में भागती है। वह एक कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है। दूसरी तरफ से उसे अपने भाई की चिल्लाने की आवाज आती है। भागने का कोई और रास्ता नहीं था और वह पूरी तरह गिर चुकी थी। तभी उसे शून्य की कही बात याद आती है कि जब आप पूरी तरह गिर जाएं तो दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेशन के साथ सामना करना ही बचने का रास्ता है। ये जानते हुए भी कि बाहर मॉन्स्टर है, दरवाजा खोलना ही आपके हौसले का सबूत है। ये याद करते हुए अन्ना दरवाजा खोल देती है। उसी पल वह हकीकत में वापस आ जाती है और उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी हुआ वह सब सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा था। इनमें से कुछ भी सच नहीं था। वह वापस उसी पल में पहुंच जाती है जब वह झील के किनारे शून्य के साथ बैठी थी। अन्ना शून्य से अपने दिल की बात कहती है कि वह अपने भाई को तो नहीं बचा सकी, लेकिन उसे शून्य को बचाने के लिए वह कुछ भी करेगी। कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। एक कपल उसी सुनसान स्कूल में जाता है जहां मॉन्स्टर्स के होने की अफवाहें थीं। लड़की डरी हुई थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे बचाने का वादा करता है। हालांकि कुछ ही सेकंड में लड़के को कोई चीज खींच कर ले जाती है और राक्षस लड़की को भी खा जाता है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में ताकेशी अपने फोन पर कुछ तस्वीरें देख रहा होता है जिनमें टाकिरो शून्य को परेशान करता हुआ दिख रहा था। मीका बताती है कि शून्य पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं आया है। टाकिरो ताकेशी का फोन छीन लेता है और उसमें नाओकी, अन्ना का दिवंगत भाई, के साथ अपनी एक फोटो देखकर उसे डिलीट कर देता है। अगली फोटो उसी सुनसान स्कूल की थी। ताकेशी बताता है कि वह वहां जाना चाहता है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वहां नीले राक्षस का साया है। टाकिरो उन सबको वीकेंड पर वहां चलकर लाइव स्ट्रीम करने का चैलेंज देता है। इस बीच अन्ना शून्य का हालचाल जानने उसके घर जा रही होती है। रास्ते में उसे हिरोशी मिलता है। हिरोशी बताता है कि उसने शून्य की गेम बनाने में मदद की थी और वह शून्य की प्रोग्रामिंग से काफी प्रभावित है। तभी हिरोशी को एक दुर्लभ नीली तितली दिखती है और वह उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए वे उसी स्कूल के पास पहुंचते हैं जहां टाकिरो, ताकेशी और मीका पहले से मौजूद थे। हिरोशी को टाकिरो
कुछ डरा हुआ लगता है, लेकिन टाकेरो उसे डांट कर भगा देता है। हिरोशी फिर से तितली के पीछे चला जाता है। ताकेशी जंजीरें तोड़कर अपने दोस्तों के साथ अंदर घुस जाता है और लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। लाइट जलाने पर उन्हें पता चलता है कि हिरोशी भी अंदर ही है। तभी एक बर्तन टूटने की आवाज आती है और हिरोशी देखने जाता है। ताकेशी डर कर बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। टाकेरो उसे रिकॉर्डिंग जारी रखने को कहता है। तभी ताकेशी को दरवाजे के दूसरी तरफ मॉन्स्टर दिखता है और वह चीखते हुए भाग जाता है। किचन में हिरोशी को टूटा हुआ बर्तन मिलता है, लेकिन वह आगे बढ़ता है। सीढ़ियों पर उसे ताकेशी का फोन मिलता है। ताकेशी छिपने के लिए एक अलमारी में घुस जाता है। शून के घर पर अन्ना कंप्यूटर स्क्रीन पर देखती है कि शून ने जो गेम बनाया है उसमें टाकेरो जैसा ही एक कैरेक्टर है। इधर स्कूल में ताकेशी को ढूंढते हुए मीका को वॉश बेसिन में एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए रख लेती है। टाकेरो ताकेशी को ढूंढने के लिए लॉकर खोलता है, लेकिन अंदर वही नीला राक्षस बैठा था। टाकेरो मीका को अकेला छोड़कर भाग जाता है। मीका उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन सीढ़ियों से गिर जाती है। वह स्क्रू ड्राइवर से राक्षस पर वार करती है, जिससे उसका नीला खून निकलता है, लेकिन राक्षस उसे खा जाता है। शून अपने कंप्यूटर से अपने दोस्तों की हर हरकत पर नजर रख रहा था। तभी स्क्रीन पर हिरोशी लाइव स्ट्रीम में दिखता है, जो बताता है कि वे एक मॉन्स्टर के साथ अंदर फंसे हुए हैं और मदद मांगता है। नीचे आते हुए हिरोशी को वह राक्षस मीका को खाते हुए दिखता है। यह देखकर शून को समझ आता है कि उसका बनाया गेम सच हो गया है और जो स्क्रीन पर हो रहा है वो असलियत है। परेशानी यह थी कि गेम अब उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। मीका को खाने के बाद राक्षस हिरोशी के पीछे पड़ता है। भागते हुए हिरोशी मलबे पर गिर जाता है और एक नुकीली चीज उसके पेट में घुस जाती है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता। रास्ते में उसे टाकेरो मिलता है, जो उसके घाव पर पट्टी बांधता है। हिरोशी मीका को छोड़ने के लिए टाकेरो पर गुस्सा होता है और टाकेरो को भी अपनी गलती का पछतावा होता है। गुस्से में चीजें हटाते हुए टाकेरो को एक जरूरी सुराग प्रॉप मिलता है। चूंकि हिरोशी ने गेम बनाने में मदद की थी, उसे समझ आ जाता है कि क्या करना है। वह टाकेरो को बताता है कि वे एक गेम के अंदर हैं। वह समझाता है कि इमारत में 3 मंजिलें हैं, लेकिन एक छिपी हुई चौथी मंजिल भी है, जहां एक फेटल बग डाला गया था। अगर वे उस बग तक पहुंचकर गेम को रिस्टार्ट कर दें, तो वे समय में पीछे जा सकते हैं, उस वक्त से पहले जब वे स्कूल में घुसे थे। इस तरह वे मीका की जान बचा सकते थे। अपने कमरे में शून पछता रहा होता है, क्योंकि उसने यह गेम टाकेरो से बदला लेने के लिए बनाया था, लेकिन अब उसके दोस्त सच में मर रहे थे। अन्ना उसका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि वे इसे ठीक करेंगे। दोनों लड़के बेसमेंट की तरफ जाते हैं, लेकिन दरवाजा बंद था। हिरोशी चाबी ढूंढने जाता है और टाकेरो ताकेशी को ढूंढने निकलता है। एक कमरे में उसे ताकेशी मिलता है, जिसने खुद को नीले रंग से रंग लिया था। ताकेशी का मानना था कि ऐसा करने से राक्षस उसे अपना जैसा समझेगा और हमला नहीं करेगा। टाकेरो उसे साथ चलने को कहता है, लेकिन ताकेशी मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि टाकेरो उसे मीका की तरह चारे के रूप में इस्तेमाल करेगा। ताकेशी गुस्से में कहता है कि असली राक्षस टाकेरो ही है और सब उससे नफरत करते हैं, और कोई कुछ इसलिए नहीं बोलता क्योंकि कोई भी नाओकी जैसा अंजाम नहीं चाहता। टाकेरो उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। ताकेशी फिर से अलमारी में छिप जाता है। मॉन्स्टर अलमारी खोलता है, लेकिन ताकेशी को बिना कुछ किए देखकर दरवाजा बंद कर देता है। ताकेशी चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी उसे पास में नाओकी का भूत दिखता है। डरकर वह बाहर भागता है, लेकिन मॉन्स्टर वहीं था और वह ताकेशी का सिर चबा जाता है। चाबी मिलने के बाद हिरोशी और टाकेरो एक सुरंग में जाते हैं, जहां मॉन्स्टर उनका पीछा करता है। वे एक लोहे के गेट वाले कमरे में घुस जाते हैं। मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पाता, क्योंकि शून्य की कोडिंग के अनुसार वह उस कोड को नहीं पढ़ सकता था। लेकिन उस कमरे के अंदर एक और छोटा नीला राक्षस था, जिसका काटना जानलेवा हो सकता था। वे उससे बच निकलते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें और भी बड़े मॉन्स्टर्स मिलते हैं। सीढ़ियों के नीचे 2 छोटे राक्षस मिलकर एक विशाल और खतरनाक मॉन्स्टर बन जाते हैं। हिरोशी वहां से भाग निकलता है, जिससे टाकेरो को लगता है कि उसने भी मीका की तरह उसे छोड़ दिया। लेकिन हिरोशी एक भारी कंक्रीट का ढांचा राक्षस पर गिराकर टाकेरो की जान बचाता है। आगे उन्हें चौथी मंजिल की चाबी मिलती है, लेकिन उसे बॉक्स से निकालने के लिए पासवर्ड चाहिए था। हिरोशी उस कोड को क्रैक कर लेता है। वे चौथी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हिरोशी का घाव फिर से खुल जाता है और वह चल नहीं पाता। टाकेरो उसकी मदद करता है। इस बीच शून और अन्ना भी उनकी मदद के लिए कंप्यूटर लेकर स्कूल की तरफ भागते हैं। चौथी मंजिल पर 2 दरवाजे थे, जिनमें से एक गेम रीस्टार्ट करने का था। तभी वहां मॉन्स्टर आ जाता है। हिरोशी टाकेरो को अकेले जाने को कहता है और मॉन्स्टर हिरोशी को खा जाता है। अब सबकी जान टाकेरो के हाथ में थी। अचानक उसे शून्य की आवाज सुनाई देती है, जो उसे दूसरी तरफ का ओमेगा दरवाजा खोलने को कहता है, जिससे गेम रीसेट हो जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे मॉन्स्टर का सामना करना था। टाकेरो सीधे मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है, नीचे फिसलकर उसकी टांगों के बीच से निकल जाता है और दरवाजा खोल देता है। एक तेज सफेद रोशनी कमरे में फैल जाती है और गेम रीस्टार्ट हो जाता है। टाकेरो वापस उस पल में पहुंच जाता है जब वे स्कूल के बाहर थे। अपने दोस्तों को जिंदा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मीका से माफी मांगता है और मीका उसे गले लगा लेती है, लेकिन हिरोशी वहां नहीं था। अन्ना बताती है कि वह तितली के पीछे गया है।
टाकेरो को डर लगता है कि कहीं वह फिर से अंदर न चला गया हो, लेकिन तभी हिरोशी सुरक्षित बाहर आता हुआ दिखाई देता है। सब राहत की सांस लेते हैं और घर जाने का फैसला करते हैं। बाद में ताकेशी अकेले उस स्कूल के पास वापस आता है। जैसे ही वह फोटो खींचता है, उसे फिर से नाओकी का भूत दिखाई देता है और तभी इमारत के पीछे से वही नीला राक्षस निकलता है, जो अब पहले से भी बहुत बड़ा हो चुका था। ऐसा लगता है कि शून्य का गेम अब पूरे शहर में फैल चुका है।